मैं पहले बोल रहा था 7वां लेक्चर ही है ना, 7 लेक्चर पहले मैं दे चुका हूँ, 7 लेक्चर या 8वां लेक्चर है बच्चों, है ना। 7th लेक्चर में मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, है ना। तो थोड़ा सा वो बोलने में, चलिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स तक मैं बता दिया था। मैं उसी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को। लेकिन थोड़ी सी बात, पिछले पढ़ाई को हम क्या कर रहे हैं यार, फटाफट वो आप देख कर भी कर सकते हो, फिर से वीडियो को देखना है ना। लेकिन मैं फटाफट केवल बोल देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों को एक साथ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट और बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ा हुआ चीज़, ए और बी वेक्टर बीच का एंगल थीटा, तो हम लोग क्या बोले, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर है। मैं बोला ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यह एन कैप डायरेक्शन को दिखाएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। तो ऐसा वेक्टर है ना, ऐसा वेक्टर का यह यूनिट वेक्टर होगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से बताए, ए डॉट बी ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी। पिछले लेक्चर में भी मैं यही चीज़ को रिपीट किया था पहले, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a vector, b into component of a vector along b vector। थर्ड 3 लेक्चर में लगातार मैं ये लिखते आ रहा हूँ बच्चों। और a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। a क्रॉस क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, मैं अभी लिखा रहा हूँ। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, ए डॉट बी बराबर 0, है ना। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। 3 बार रिपीट कर दिया, अब आपके फटाफट आपको करना पड़ेगा। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, सिमिलर में 1 और डिसिमिलर में 0। यह डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट था। ए डॉट बी जब आई जे के में लिखा हुआ था तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, और बी कॉस थीटा, सब का रिजल्ट लिखा दिए थे। मैं अभी इसको डॉट प्रोडक्ट को इतना तक लेकर आगे क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो निगेटिव। ए क्रॉस बी
डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों इक्वल और अपोजिट होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको लिखा है तो कि डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ और या ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। पिछले लेक्चर की बात को थोड़ा सा मैं कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह का आदत डालो, फटाफट फटाफट करते चलना है मेरा बच्चा। फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर का केस था, है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस ए बराबर 0 सिखाए थे, नॉल वेक्टर या वेक्टर होगा लेकिन कैसा वेक्टर है तो 0 वेक्टर है। फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी भी 0 और ए क्रॉस थीटा बराबर 0 के केस में भी 0 और थीटा बराबर 100। पैरेलल हो तब भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और एंटी पैरेलल होगा तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैं बोला ए इंटू बी साइन 90, साइन थीटा साइन 90 1 तो ए डॉट। और मेरा बच्चा आई क्रॉस आई बराबर क्या सिखाया 0, जे क्रॉस जे बराबर क्या सिखाया 0, के क्रॉस के बराबर क्या सिखाया 0, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई। फटाफट कल तोड़ के पिछले लेक्चर में मैं सबको अलग अलग करके समझा के लिखाया था। के क्रॉस आई बराबर जे, इसका उल्टा हो तो माइनस में रिजल्ट आएगा। मैंने तुमको सिखाया ए क्रॉस बी बराबर आई इंटू ए एक्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह का डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी मैं लिखाया था इसको, है ना। तो इस तरह मैं कल पिछले लेक्चर में इसको भी बता दिया था। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, पिछले लेक्चर सब में ज़्यादा समय लगा था, लेकिन अब कंपेयर करके फटाफट फटाफट आपको करना है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप मारा पिछले लेक्चर की कहानी को, आप फिर से कर लो अपने आप को, है ना। इसमें राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड, है ना, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल की बात किए थे। और मैं बोला था ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी पर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिखाया था, अगर मान लो कि यहाँ पर इसी में मैं बता दूँ ए क्रॉस बी इफ बराबर सी वेक्टर, देन सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी ऐसा यूनिट वेक्टर को प्राप्त करना है जो क्या है ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो सी वेक्टर वैसा वेक्टर है जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो वह यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हम जो बोल रहे हैं उसमें, है ना, सी कैप बराबर क्या होगा, सी वेक्टर बाई सी मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर को क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, ए क्रॉस बी अब बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यह बड़ा काम का फॉर्मूला है। वैसा वेक्टर, वैसा यूनिट वेक्टर जो ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर। तो इस तरह के रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। या इसका यूज करते हैं तो सवालों में यूज करेंगे तो अपने आप इसका, है ना, कंसेप्ट बनता चला जाएगा बच्चों। अभी चले आगे, अब आज के लेक्चर की पढ़ाई का स्टार्ट करने चले हैं बच्चों। ये पिछले लेक्चर की कहानी और भी जो सवाल सब बताए सब पर, अब ऐसा जितना थ्योरी बताया उस पर अब नया नया सवाल सब थोड़ा थोड़ा सिखाना है मेरे को। ए वेक्टर आई जे के में, बी वेक्टर भी आई जे के में। तो हम लोग क्या सीखे थे, एज ए वेक्टर बराबर आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड, यह दिया रहेगा आई जे के में। एंड बी वेक्टर बराबर आई इंटू बी एक्स प्लस जे इंटू बी वाई प्लस के इंटू बी जेड।
सारा बच्चा दो वेक्टर दिया हुआ है आई जे के। अब यह दोनों पैरेलल है, तब क्या होगा, हेयर ए क्रॉस बी बराबर, पहले ए क्रॉस बी बराबर मैं लिखना सिखाया है ना, 2-3 बार बोल चुका अभी तक। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। मैं इस तरह कल को बता रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो आई आएगा उसमें एक्स नहीं होगा अंदर में, जे वाले में वाई नहीं होगा, के वाले में जेड नहीं होगा, तो वो चीज़ देखना है, याद रहना चाहिए। एज ए क्रॉस बी बराबर 0, कोई वेक्टर 0 होगा तो उसका हर कंपोनेंट मस्ट बी 0। 0 वेक्टर का हर कंपोनेंट बच्चों निश्चित तौर पर 0 होगा। अपना रिमार्क करके लिखते रहेंगे कि 0 वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ 0 वेक्टर मस्ट बी 0। तो 0 वेक्टर का हर कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यह भी 0 होगा। कौन चीज़, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बराबर 0। अब इससे क्या निकलेगा, इसी से बच्चों है ना, ए वाई बाई बी वाई बराबर ए जेड बाई बी जेड। अगेन दिस कोफिशेंट मस्ट बी 0, ये भी 0, 2 से ही काम चल जाएगा अपने लोग का। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इक्वल टू 0। यह क्या देगा बच्चों, ए एक्स बाई बी एक्स हाउ मच, ए जेड बाई बी जेड। इस दोनों को मिला दिया जाए 1 and 2 को, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, है ना, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। यह कंडीशन निकल गया कि जब ए और बी पैरेलल होगा तो ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बी बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड आपस में तीनों क्या होगा, बराबर होगा। और जब भी बराबर हो गया तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल, दो वेक्टर्स के पैरेलल होने का यह प्रमाण है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पैरेलल है। परपेंडिकुलर में मैं बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अगर 0 आता है तो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोला जाता है। तो इतनी बात समझ गए मेरे बच्चों कि दो वेक्टर के पैरेलल होने का क्या हो गया कंडीशन, ए एक्स बाई बी एक्स बराबर ए वाई बाई बी वाई बराबर ए जेड बाई बी जेड। इस तरह की बात को हम लोग सीखे। अब चलिए हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक तो साइन फार्मूला में बोला था कि भाई वेक्टर में साबित करूंगा ए बाई इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। पहले उसको एस्टेब्लिश करेंगे। लामीज थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको मैं एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ अभी, और उसका एप्लीकेशन करना है, उसको स्टेट एंड प्रूफ। तो 11th के एग्जामिनेशन सब में पूछता है, अब तो अभी उसकी बात ही नहीं, लेकिन समझना है और उसका एप्लीकेशन जानना है कि कहाँ अलग अलग जगह हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, लामीज थ्योरम का यूज करते रहेंगे, सवाल फटाफट उसके आधार पर बनाते रहेंगे। तो साइन फार्मूला और लामीज थ्योरम से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, है ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, पहले भी बताया एडिशन के केस में, अभी आप जो बताने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। इफ 3 वेक्टर्स are represented by 3 consecutive sides of a triangle, then its vector sum will be क्या चीज, then its resultant will be 0।
रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, वेक्टर सम विल बी ज़ीरो। तीन वेक्टर अगर क्या हो, किसी ट्रायंगल के तीन कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो, तो उस तीनों का वेक्टर सम जीरो होगा, तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा वेक्टर का। तो मेरा बच्चा, अब जैसे मैं फिगर बनाऊं दिस मच, अगर यह ए बी सी, ए से बी एक वेक्टर है, बी से सी एक वेक्टर है और सी से ए कंसेक्यूटिव साइड्स, एकदम डायरेक्शन भी ऑर्डर में लेना है। ए के सामने वाले को ए वेक्टर, बी के सामने वाले को बी वेक्टर और सी वेक्टर। हेयर अगर इफ ए वेक्टर हेयर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, ये तो होगा ही होगा। तो तीन कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा तीन वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाए, तीन वेक्टर तीन साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसका वेक्टर सम विल बी क्या चीज़ जीरो। यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, प्रूफ में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी, ए बी के जगह मेरा बच्चा सी वेक्टर, बी सी के जगह क्या लिखेंगे ए वेक्टर, और बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी वेक्टर बोलेंगे। यह क्या दिया, सी प्लस सी वेक्टर, ए बी नाम के हिसाब से ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी या सी के सामने वाला स्मॉल सी प्लस ए वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। सी ए वेक्टर बी वेक्टर है तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, इसको माइनस सी ए वेक्टर बोला जा सकता है, और माइनस सी ए वेक्टर बराबर क्या चीज़ माइनस बी वेक्टर। इसको भी इधर ले लें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो। ये तो तीन वेक्टर्स के केस में हुआ कि अगर तीन वेक्टर किसी ट्रायंगल के तीन कंसेक्यूटिव साइड्स के थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो तो उसका रिजल्टेंट विल बी जीरो। फोर वेक्टर्स का केस हो और फोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर consecutive sides of a quadrilateral, then its resultant will be zero. फाइव वेक्टर है और फाइव वेक्टर किसी रेगुलर पेंटागोन का है ना, रेगुलर पेंटागोन क्या क्लोज्ड पेंटागोन का क्या है कंसेक्यूटिव साइड से मेरा बच्चा, तो वो पांचों का वेक्टर सम क्या होगा जीरो होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स बोला जाएगा। एन साइड्स एन वेक्टर्स है और वह एन साइड्स वाले पॉलीगॉन के कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो, तो पहला वेक्टर ए से स्टार्ट होगा तो अब लास्ट एनवा वेक्टर भी ए पर जाके है ना कॉन्साइड करेगा और तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा। तो वो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। लेकिन हम लोग ट्रायंगल लॉ से कुछ बातों को निकालने चले हैं, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट निकालने चले। यह तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब दे फॉर्म ए ट्रायंगल। और ट्रायंगल का कंडीशन है कि थ्री साइड्स कोप्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो होगा, जब तीनों वेक्टर क्या होगा कोप्लेनर होगा। हर तीन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इतना है कि वह तीनों वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बना दे। और ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ टू स्मॉलर अलजेब्रिक सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। स्पेशल केस में इक्वल टू साइड या थर्ड साइड्स बोल दें, लेकिन मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। तो मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो गया, फॉर द resultant of three vectors, for the resultant of three vectors बराबर जीरो, चाहे फॉर द जीरो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स must be coplanar and they form a triangle that is sum of two smaller vectors, algebraic sum, vector sum नहीं, the sum of two smaller vectors
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड लार्जर वेक्टर, या थर्ड वेक्टर भी बोला जा सकता है। अब इसको समझना है कि किस केस में क्या सर बोलना चाह रहे हैं। तो कब ट्रायंगल बनेगा और कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तभी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और यह सर्टेन नहीं कि होगा ही, लेकिन कंडीशन हो गया ये बात कि हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, है ना। मैं 3 सवाल को बताने जा रहा हूँ, 2-3 सवाल छोटा छोटा और तब बात करता हूँ, है ना, क्या इससे क्या होगा। तो छोटा ऑब्जेक्टिव है मेरा बच्चा का है। मैं तुमको सिखाया कि 3 वेक्टर या 3 फोर्सेस, वेक्टर तीनों फोर्स हो जाए, तीन कोई वेक्टर हो, है ना। कोई वेक्टर मतलब अगर एक वेक्टर मोमेंटम है तो दूसरा भी मोमेंटम, तीसरा भी मोमेंटम, एक फोर्स तो दूसरा फोर्स, तीसरा भी फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट, थर्ड भी डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चा। तो वेक्टर क्वांटिटी सेम होना है। तब अगर क्या होगा, 0, तीनों का रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब कोप्लेनर होगा और ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ट्रायंगल का मैं प्रॉपर्टी बता रहा था कि सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला इक्वल तो स्पेशल केस होगा, लेकिन ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो ये चीज़ आपको इसी क्लू को पकड़ के ले चलना है अभी। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेस बी इक्वल टू 0। तो आंसर होगा मेरा बच्चा मे बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा कब, जब 2 स्मॉलर वेक्टर्स का सम थर्ड वेक्टर के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और वह ट्रायंगल फॉर्म कर दे तो रिजल्टेंट विल बी 0। ट्रायंगल फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन का केस मान लो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, 16 न्यूटन, और उसी लाइन पर 16 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पेशल केस होगा कि 10 + 6 16 होगा तो, और अपोजिट हो जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है। चलिए अभी सब उसी पर आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। दूसरा है क्या, देयर आर 3 फोर्सेस, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कैन देयर रिजल्टेंट बी इक्वल टू 0। आपको क्लू क्या दिया मैं कि 2 छोटा वेक्टर को चुनो, तो 2 छोटा वेक्टर कौन है, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। वेक्टर सम क्या होगा, 9 न्यूटन होगा, सॉरी उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 9 न्यूटन होगा, और यह थर्ड वेक्टर क्या है, 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन क्या है, बड़ा है। सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स बोलते थे, सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड वेक्टर, लार्जर वेक्टर। तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर यह कंडीशन फुलफिल नहीं किया, 2 स्मॉलर का सम इसके से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये टेक्निक है कि 2 छोटा वाला को पहले ले लो और उसको जोड़ दो, थर्ड लार्जर से क्या हो गया, अगर वह छोटा हो गया तो वह कभी संभव ही नहीं है। उस दोनों का छोटा का सम बड़ा थर्ड लार्जर से क्या हो, बड़ा हो जाए, तब तो लार्जर प्लस स्मॉलर मिलकर स्मॉलर से बड़ा होगा ही होगा। इस बात को इसी सवाल की सहायता से समझोगे भाई। तो 4 + 5 9 है और 10 से छोटा है, तो आंसर क्या होगा, नो। पूछता है यस नो में आंसर पूछता है, इसमें मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसी का उदाहरण यहाँ है। और तीसरा में कहता है क्या, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो 4 और 6 मिलकर 10 और 8 से बड़ा है, ट्रायंगल है ना, बनेगा, और बनेगा तो इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, एस। बस एस नो में आंसर देना है। अब यहाँ पर एक सवाल है छोटा सा, क्या है, व्हिच ऑफ दिस सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। 3 वेक्टर क्या ऐड करने से रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह कौन सा सेट सही है इसमें। चले चेक करना है, वही क्लू आपको है कि 2 छोटे वाले को जोड़ो और थर्ड से क्या हो गया, अगर बड़ा हो गया तो वो पॉसिबल है, या बराबर हो जाए तो पॉसिबल है, और नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो 2 + 4 6, 8 से छोटा है, या कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। या ट्रायंगल ही नहीं बनाएगा, ये किसी ट्रायंगल का 3 साइड्स हो ही नहीं सकता, एक ट्रायंगल का 2 4 8। तो क्या हो गया, 4 8 16, 4 + 8 12, 16 से छोटा है तो ये भी नहीं संभव है। और इस केस में मेरा बच्चा 2 स्मॉलर है, 1 1 2 और 2, तो ये पॉसिबल है, तो एस लिखा जा सकता है, मे बी। तो हमारा आंसर कौन होगा मेरा बच्चा,
सी। और इसमें देख ले 2 जोड़े तो 1.5 और 2 से क्या है छोटा है, तो यह भी संभव नहीं है। तो कौन पॉसिबल हो गया? 1 to 1 वाला। तो इस तरह से आपको चूज करना है कि कौन सेट हमारा वेक्टर सम का वैल्यू 0 देगा और कौन नहीं दे पाएगा। तो ये कंडीशन निकला। चला अभी अगला हम लामिस थ्योरम बोल रहे थे। लामिस थ्योरम भी वही कंडीशन है, 3 वेक्टर का वेक्टर सम को क्या होना? 0 होना। 3 फोर्सेस को क्या चीज़ में होना? इक्विलिब्रियम में होना। इक्विलिब्रियम में होने के लिए शर्त ही होगा कि तीनों फोर्स कोप्लेनर होना चाहिए और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये शर्त है 3 वेक्टर्स के रिजल्टेंट के 0 होने का। तो एक छोटा सा पॉइंट था, इस पर ऑब्जेक्टिव का सवाल सब क्या होगा बनेगा मेरा बच्चा। हम आपको अब साइन फार्मूला ले चल रहे हैं, इसी के सब के आधार पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो साइन फार्मूला को मैं एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ बच्चा। सो दैट इन ट्रायंगल ABC A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C बाई वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से साबित करना है मेरे बच्चा। तो इसको हम लोग कैसे साबित करते हैं इसको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए नाम दे दिया जाए, पहले एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये और तीसरा ये, तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। जहाँ से चले हैं वहीं पर पहुँच गए। तो आपको इसमें दिखाना है क्या? अभी जस्ट मैं बोलूँ तो इसको ABC बोले। इन ट्रायंगल ABC यह A के सामने वाले को A वेक्टर बोलेंगे, B के सामने वाले को B वेक्टर और C के साथ अभी कुछ नहीं, वेक्टर की बात ही नहीं करें। अभी हम लोग सिर्फ ABC ट्रायंगल बोल दें और क्या है यही चीज़ दिखाना है। A के सामने वाला साइड स्मॉल है, B के सामने वाला स्मॉल b और C के सामने वाला स्मॉल c। यह फिगर है और उसमें साबित करना है। यह साइन फार्मूला कहलाता है। यह कौन फार्मूला है मेरा बच्चा? साइन फार्मूला। और ये दिया हुआ है इस तरह का चीज़। अब इसको हम लोग को वेक्टर मेथड से साबित कर देना है, एस्टेब्लिश कर देना। मैं तुमको बोला था एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव होगा रिजल्ट, और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह के रिजल्ट को हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करते हैं इसको दिखाते हैं। यह आपको दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की बात करने चले। तो हम आपको अभी क्या करने चले हैं? यह AB वेक्टर इसको एक्सटेंड कर देंगे। पहले अलग से फिगर मैं बता दूं फिर से। एक वेक्टर यह, दूसरा वेक्टर यह, तीसरा वेक्टर यह। अब वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया मैं। ध्यान देना सब बच्चा। यह A वेक्टर था स्मॉल a, यह B वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर लिख रहे हैं आप, और यह C के सामने वाला C वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर है मेरा बच्चा? ये डायरेक्शन है, यह C वेक्टर का डायरेक्शन है। इस पॉइंट को मैं A लिखाऊं अलग यहाँ, और यह C वेक्टर है मेरा, C वेक्टर बच्चों, और यह A वेक्टर है ना। यह पॉइंट क्या था? B। इधर लिखे। यह एंगल हो गया किसके बीच का? A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का। यह एंगल हो गया किसके बीच का मेरा बच्चा? A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर के बीच का। यह एंगल क्या लिखेंगे हम लोग? 180 माइनस A। इसके जगह एंगल क्या लिखाएगा? यह एंगल B तो 180 माइनस B, और यह A वेक्टर है, यह B वेक्टर है, इसके बीच का एंगल यह होगा। यह क्या होगा मेरा बच्चा? 180 माइनस यह पॉइंट A B, दिस इज C, तो यह 180 माइनस C लिखा जाएगा एंगल। ये फिगर हो गया। इस फिगर का यह वेक्टर में हम लोग रिप्रेजेंट कर दें। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0।
3 कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा 3 वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा मेरा बच्चा, 0 होगा। तो इस तरह की बात हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करें, पहले फिर से समझ लीजिए, ये हमारा फिगर ट्रायंगल है ABC और इसमें साबित करके दिखाना है A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C। उसको साबित करने के लिए वेक्टर मेथड से हम लोग क्या किए, एक साइड है ना A के सामने वाले को A वेक्टर, B वाले को है ना B के सामने वाले को B वेक्टर और C के सामने, और इस तरह का तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। किस से, लॉ ऑफ ट्रायंगल से, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से। अब क्या है, इसको 1 कर लें और टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विथ ए वेक्टर, क्या होगा बच्चा, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इक्वेशन 1 का। अब इधर वाले चीज़ को पहले हम क्या कर लें, मिटा लेते हैं। तो बच्चा ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या चीज़, 0। ये फिगर है ना, तो देख लो, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विथ ए वेक्टर कर रहे हैं। मैं बोला था इस केस में यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो ए क्रॉस ए वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, जो पहले है वही लिखाएगा पहले, और अगर अधिक ऑर्डर चेंज करेंगे तो प्लस की जगह माइनस होगा। ए क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। ए क्रॉस ए बराबर आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा बच्चा क्या होगा, 0 होगा। पढ़े हैं सब है ना, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो इस तरह का यह रिजल्ट क्या होगा मेरा बच्चा, 0। अब चले ए क्रॉस बी, फिगर में देखना है मेरा बच्चा, ए वेक्टर है बी वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर, पॉजिटिव आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, ए बी इंटू साइन थीटा, तो साइन उसके बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल साइन 180 माइनस सी बोला जाएगा। और एक 0 हो चुका, एक प्लस है तो दूसरा तीसरा बचेगा, सो माइनस होगा करके। लेकिन देखना है यहाँ पर ए क्रॉस सी, हेयर इज ए, हेयर इज सी, ए क्रॉस सी क्लॉकवाइज होगा, ए क्रॉस सी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा। कितना होगा, माइनस ए इंटू सी इंटू साइन 180 माइनस बी, 180 माइनस बी बराबर क्या चीज़, 0। अब ए बी साइन सी, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस सी, माइनस ए सी साइन बी बराबर 0। क्या होगा बच्चों, ए बी साइन सी बराबर ए सी साइन बी, ए कैंसिल होगा, बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी हो गया। यह इक्वेशन नंबर 2। अगेन अब इसी बात को आगे बढ़ावे, अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विथ बी वेक्टर, मेरा बच्चा बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे और रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। बी वेक्टर गुने 0 बराबर 0। यह क्या देगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब बताओ बी क्रॉस ए क्रॉस बी हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव, तो बी क्रॉस ए निगेटिव आएगा। आप देख लोगे बी क्रॉस ए कहाँ है, बी है और ए है, बी क्रॉस ए, या क्लॉकवाइज रोटेशन है, इनवर्ड होगा, निगेटिव लिखा जाएगा, तो माइनस ए बी साइन 180 माइनस सी। अब बी क्रॉस बी बराबर 0, आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब बी क्रॉस सी,
एक माइनस एक जीरो तो तीसरा प्लस, लेकिन करना है आपको बी वेक्टर दिस मच बी वेक्टर और यह सी वेक्टर, बी क्रॉस सी एंटी क्लॉकवाइज होगा, आउटवर्ड होगा, इस बात को ध्यान देना है बच्चों। तो क्या लिखोगे, बी सी साइन 180 माइनस ए इक्वल टू क्या चीज़ 0। अब यहाँ से देख लो बच्चों, है ना, इसका जगह नहीं है, यहाँ मैं ले आऊँ तो क्या होगा, माइनस ए बी साइन सी इक्वल टू सॉरी प्लस बी सी साइन ए बराबर 0, बी सी साइन ए बराबर ए बी साइन सी, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरा बच्चा, ए बाई साइन ए बराबर सी बाई साइन सी। यह इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 and 3 वी हैव ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। एस्टैब्लिश्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला एस्टैब्लिश कर लिया, अब इसका यूज करें। तो हम लोग तो साइन फार्मूला बेसिक मैथमेटिक्स में लिखाए थे, और हर का डेरिवेशन नहीं, यहाँ वेक्टर को समझाना था। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा क्रॉस प्रोडक्ट, और ट्रायंगल का 3 कंसेक्यूटिव साइड्स 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो तीनों का रिजल्टेंट, तीनों का वेक्टर सम विल बी क्या चीज़ 0। इन सारे रिजल्ट का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं इसमें। अब हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्या चले, थोड़ा सा लामीज थ्योरम की बात करने चले हैं पहले। लेकिन एक छोटा सवाल मैं बता दूं आपको इससे रिलेटेड भी, है ना बच्चों। मैं 3 प्रॉब्लम छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ अभी, है ना, ध्यान देना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो इतना तो शर्त इस पता है कि यह क्या होगा, किसी ट्रायंगल का 3 कंसेक्यूटिव साइड्स होगा, ए बी और सी वेक्टर कोप्लेनर होगा, एक ही तल का होगा, तो कोप्लेनर वेक्टर होगा। अब यहाँ पर मेरा बच्चा यहाँ कहता है देन ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या चीज़ होगा। तो सीधी सी बात है, बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और ए बी सी तीनों एक प्लेन में है मेरा बच्चा, कोप्लेनर है। और बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो क्या होगा, बी और सी पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी पर और सी पर भी, तीनों कोप्लेनर है ना, तो और बी क्रॉस सी हो गया। तो यहाँ बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए पर परपेंडिकुलर होगा। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या होगा, तो 0 होगा। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तोड़कर बोलने का, लेट बी क्रॉस सी बराबर डी वेक्टर, हेयर डी वेक्टर इज perpendicular to both A vector and B vector. D vector is perpendicular to the plane containing A vector and B vector. और जिस प्लेन में A और B है उसी प्लेन में, सॉरी जिस प्लेन में यहाँ पर B क्रॉस D is perpendicular to both, ध्यान देना है, B and C और ए बी सी आर कोप्लेनर है। तो यह क्या हो गया, डी वेक्टर इज दैट इज डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इसलिए डी डॉट ए डॉट डी बराबर क्या चीज़ 0। ये तो आपको सोचना पड़ेगा किस तरह सर बोल दिए। ए बी सी कोप्लेनर है, ए बी सी एक प्लेन में है, बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ए भी है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी जिस तल में हो उस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ए पर भी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, तो रिजल्ट मस्ट बी 0। आपको खुद सोचना है तभी आप, है ना, इसकी बात को ऑब्जेक्टिव मेरे को समझाने से समझे गए तो ठीक है। आपको उसको एक्सरसाइज करके ये दिमाग में रखना है कि सर किस आधार पर बोल रहे हैं। फिर यहाँ द यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे प्लस के इज, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, इसका कोफिशिएंट का वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 3 होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है वेक्टर क्या, आई प्लस जे प्लस के
और √3 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 1/√3 दिस इज योर आंसर। ये फिल अप द ब्लैंक्स में चाहे ऑप्शन में रहे तो इस तरह से लिखा जाएगा। वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड √3 आया तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड करके हम लोग निकालें। अगर इसी में पूछता डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर तो 1/√3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों क्या होता है 1/√3। अब एक सवाल है क्या, ए और बी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है और सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तुमको पता होगा है ना, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जिधर होता था माइनस बी वेक्टर उसके अपोजिट होता था। तो 2b वेक्टर भी माइनस 2b वेक्टर बोले तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा लिखोगे, ए और माइनस 2b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा लिखा जाएगा, अपोजिट वेक्टर होगा। ये बात दिमाग में फिर से, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और 2b के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा और ए वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह की बात को दिमाग में रखना है ना। इसको समझाने का एक छोटा सा तरीका है मेरा बच्चा कि मान लो जैसे यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर था, यह एंगल थीटा 2b कर देते तो इस जस्ट डबल होगा, एंगल तो वही रहता है ए और बी के बीच का एंगल 2b वेक्टर, और यहीं पर माइनस बी वेक्टर लिखते इतना बड़ा, अब माइनस 2b वेक्टर तो इतना बड़ा, यह एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। कुछ नहीं समझाने के लिए इसका सॉल्यूशन दे दे मेरा बच्चा आपको, तो क्या होगा सॉल्यूशन में, ए प्लस बी का मोड क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मोड स्क्वायर बी मोड स्क्वायर प्लस 2a मोड इंटू बी मोड इंटू कॉस थीटा, रूट अंडर होगा, इधर में RHS में क्या होगा a मोड स्क्वायर प्लस 2b मोड का क्या चीज़ स्क्वायर और प्लस 2a मोड इंटू 2b मोड इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ये भी रूट में होगा लेकिन एक स्टेप उड़ा दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बच्चों ए स्क्वायर गॉन, या 4b स्क्वायर होगा, यह क्या हो जाएगा मेरा बच्चा है ना 3b स्क्वायर, या 4b स्क्वायर इधर लिया है तो 3b स्क्वायर मोड में माइनस 3b स्क्वायर इज हाउ मच, या माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यह क्या होगा, यह प्लस था तो माइनस 4a मोड इंटू बी मोड कॉस थीटा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए माइनस 2a मोड बी मोड कॉस थीटा। अब बच्चों यह 6 हो गया, यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा अभी दे मैं जस्ट बता दूँ अभी इसके आगे है ना, पहले मैं इसको मिटा ले थोड़ा सा है ना, ऊपर वाले सवालों को मिटा दूँ। ध्यान दोगे बच्चों, कुछ नहीं, माइनस माइनस गॉन कर दिए, 3b मोड स्क्वायर बराबर 6a मोड b मोड कॉस थीटा। बच्चों b मोड से b मोड कैंसिल, 3 से, तो क्या बचेगा, हमको चाहिए a बाई b, यह कितना बचा b मोड और यह 2a मोड इंटू क्या चीज़ कॉस थीटा, a बाई b, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिमांड यही है। कितना होगा बच्चों, कितना, तो सेक थीटा बाई 2, ये 1/2 कॉस थीटा तो सेक थीटा बाई 2।
अब देखो भाई, अब इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। सेक थीटा, तुमको पता है कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या चीज़, हाइपोटेनियस बाई बेस, वो मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड में क्या होगा 1 होगा। तो सेक थीटा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पर, अरे भाई भी सेक थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन 1 ले लें तो 2 भी पॉसिबल हो सकता है, 2/2 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 4/2 क्या होगा 2 हो सकता है, पॉसिबल इससे कंपेयर करना है। और ई तो क्या हो गया, अगर इस तरह का वैल्यू लेंगे तो सेक का वैल्यू 1 से कम होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कौन है, 3 and 4, तो जिसमें सेवरल 1 से ज़्यादा आंसर वाला क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर होगा मेरा बच्चा क्या चीज़, 3 and 4 दोनों पॉसिबल है। यहाँ सेक थीटा का वैल्यू का दिमाग में रखना है कि सेक थीटा का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्या चीज़, मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा होगा, है ना। तो 1 से बड़ा 1 2 3 4 भी कुछ भी हो सकता है। अगर 1 लेते हैं तो 1/2 इसमें कहीं है ही नहीं, तो वो है ही नहीं पॉसिबल। 2 लेंगे तो 1 के बाद भी फ्रैक्शन में है ही नहीं, 2/2 तो 1 तो पॉसिबल है, इसका 4/2 तो पॉसिबल है, और ये दोनों वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होगा सेक वाले केस में। तो इस तरह की चीज़ की बात को समझ गए आप, है ना। तो ये छोटा छोटा सवाल बताया, मैं लामीज़ थ्योरम पर ले चल रहा हूँ बच्चा, और उससे फिर रिलेटेड सवाल की बात करेंगे। तो साइन फार्मूला भी साबित किए और ट्रायंगल लॉ की बात की है कि 3 वेक्टर का सम कब 0 होगा, रिजल्टेंट कब 0 होगा, तो दे फॉर्म ए ट्रायंगल और दे मस्ट बी कोप्लेनर। 3 वेक्टर के रिजल्टेंट के 0 होने के लिए कोप्लेनर होना मस्ट है, और दे मस्ट फॉर्म ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं यहाँ पर बोला ग्रेटर देन इक्वल वाला ये साइन बोला, तो समझने का है कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा लामीज़ थ्योरम की बात करें। तो मैं लामीज़ थ्योरम ले चल रहा हूँ, आपको बता दें लामीज़ थ्योरम, लामी नाम है भाई सन। तो लामीज़ थ्योरम, if the resultant of three concurrent forces वेक्टर्स के लिए भी बात होगी, हम लोग वेक्टर्स की बात करें, लेकिन इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 concurrent forces इज 0 होगा तो 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर का सम 0 होगा तो कोप्लेनर होगा भाई, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये सब कंडीशन पहले से आपको दिमाग में है, तो वो चीज़। तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 3 concurrent forces इज 0, देन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ one vector to the sine of angle between 2 other vectors, 2 other forces, ब्रैकेट में vectors, will be constant, will be same। अब ये भाषा में लिखा है कि 3 क्या होगा रिजल्टेंट, 3 कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो 0 हो, वेक्टर सम 0 हो, तो एक का मैग्नीट्यूड और अन्य 2 वेक्टर के बीच के एंगल का साइन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो 3 तरह का पेयर बनेगा। ए वेक्टर लेंगे तो एंगल किसके बीच का, मान लो 3 वेक्टर जैसे ए बी सी करते थे, पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर ले लेंगे 3 वेक्टर, तो एक बार पी लेंगे तो एंगल किसके बीच का, क्यू और आर वेक्टर के बीच। ए बी सी वाला में एक वेक्टर ए ले लेंगे तो दूसरा बी और सी के बीच का एंगल का साइन। इसी तरह से पेयर बना देना है और तीनों का वैल्यू रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं समझाने के लिए आपको फिगर पहले मैं बता दूं। मान लीजिए एक वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर,
अब इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा मेरा बच्चा, पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से और इसका ये रिजल्टेंट हो। और थर्ड वेक्टर किधर हो जाए, नीचे आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, मान लो उतना ही बड़ा किधर होगा, आर वेक्टर होगा। थोड़ा सा 1 मिनट फिगर को ढंग से बच्चों, यह पी वेक्टर, यह मेरा क्यू वेक्टर। अब मेरा बच्चा पी और क्यू का रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। यह होगा, यह तुम्हारा आर वेक्टर रिजल्टेंट इसका। उतना ही बड़ा वेक्टर अगर नीचे हो जाए इसके जस्ट अपोजिट, यह आर वेक्टर इस, तो यह इसका और इसका सम 0 होगा, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर 0। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि ऐसा फिगर दिया हुआ है और इस केस में कहता है क्या चीज़, इन फिगर 1, इसको फिगर 1 कर रहे हैं। यह 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, को इनिशियल है, को टर्मिनस भी हो सकता है मेरा बच्चा, तीनों का हेड एक जगह हो जाए, है ना, या तीनों का ओरिजिनेट पॉइंट। तो भैया इन फिगर 1 इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर, तीनों का वेक्टर सम क्या हो, 0 हो, तो क्या कहता है मेरा बच्चा, अगर हम लोग P का वैल्यू लेंगे तो किसके बीच का एंगल, Q और R के बीच, इसको अल्फ़ा दिखा रहे हैं, Q जब ले रहे हैं तो इसके एंगल को बीटा, और यह एंगल क्या चीज़, गामा। R लिए तो P और Q के बीच का एंगल गामा, या फिगर्स में। तो क्या होगा, देन फ्रॉम लामीज थ्योरम, मेरा बच्चा लामीज थ्योरम के स्टेटमेंट से क्या है, साबित तो बाद की बात है, तो क्या होगा बताइए, P बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा इक्वल टू आर बाई साइन गामा। यही हम लोग का लामीज थ्योरम है। यह अगर यह तीनों मिलकर 0 है तो यह होगा, अगर यह तीनों बराबर है तो तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। 3 फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। 3 वेक्टर का, यहाँ तो फोर्स के लिए स्टेटमेंट लिखे, 3 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन है कि वह लामीज थ्योरम का पालन करेगा। तो यह दिखाते हैं, सवाल हम ले चलेंगे आपको आगे के चैप्टर का, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा जो आपके दिमाग में है उसी के आधार पर। चलो पहले इसको प्रूफ कर लिया जाए। स्टेटमेंट को पहले समझ गया मेरा बच्चा, क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, को इनिशियल या को टर्मिनस वेक्टर का रिजल्टेंट, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 हो तो क्या होगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अन्य 2 वेक्टर के बीच के एंगल का साइन का रेशियो, और तीनों क्या रेशियो विल बी सेम, है ना, बराबर होगा। तो कैसे कैसे, P लिए तो किसके बीच का एंगल लिया, मेरे बचे हुए 2 वेक्टर Q और R के वेक्टर, तो यह लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। चलो अब समान भाषा में जो हम लोग A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C, उसी तरह का कुछ मिलता जुलता रिजल्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को अप्रूव करने चले हैं बच्चों, इसको लामीज थ्योरम को। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, स्टेट एंड प्रूफ लामीज थ्योरम। लेकिन तो 11th सबके एग्जामिनेशंस का कोई अभी है ही, कोई ठिकाना ही नहीं गुजारा है, तो क्या करना है, पढ़ लेना, इसके लास्ट कंक्लूजन का यूज करना सीखना है हम लोगों को। लेकिन हम लोग अभी 11th का शुरुआत है, तो इसका मतलब है हम लोग उसको इस्टेब्लिश भी कर लेंगे तो ज़्यादा आपको कंसेप्ट बनने का बच्चों मेरा। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं मेरा बच्चा, पहले इसको मिटा लेते हैं और प्रूफ करते हैं। मैं प्रूफ करने चला हूँ उसी फिगर नंबर 1 को फिर दूसरे फिगर में ला रहा हूँ मेरा बच्चा, एज P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर 0। ये तीनों वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटेड बाई P, Q एंड R रिप्रेजेंटेड बाई 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल के 3 क्रमागत साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो P मेरा इधर था बच्चों, जैसे था उधर ही P वेक्टर, इसके डायरेक्शन को आगे बढ़ा दिखा रहे हैं। Q वेक्टर ऐसे था मेरा बच्चा, इसके डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, और इसको ज्वाइंट कर दिए, यही तुम्हारा क्या होगा, R वेक्टर होगा। तब तो दिस प्लस दिस बराबर क्या चीज़, जहाँ से चले वहीं पहुँचे तो 0 होगा। ये तो 0 है, सो शर्त दे रहा है। अब तुमको मैं बताया था उस फिगर में, फिगर नंबर 1 में मेरा बच्चा, है ना, P और Q के बीच का एंगल क्या था, गामा। तो यह P और Q के बीच का, P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन, और Q और R के बीच का एंगल क्या था, अल्फ़ा, और P और R के बीच का एंगल क्या था, बीटा। यह फिगर उस फिगर के मुताबिक।
अब यह एंगल कितना होगा मेरा बच्चा, साइन 180 माइनस गामा, यह एंगल साइन 180 माइनस अल्फ़ा, और दिस इज साइन 180 मतलब सॉरी 80 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस गामा। अब तुमको क्या है, एज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर 0, 10 पी क्यू एंड आर are represented by three consecutive sides of triangle ABC। मैं नाम दिया ही नहीं ABC अभी, अब दे रहे हैं अब नाम, पहले इस तरह का फिगर बनाने के बाद। तो ABC मेरा बच्चा है ना, इसको A B और C दे दिया, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव साइड्स ट्रायंगल ABC, AB किसके बराबर, हेयर AB वेक्टर बराबर क्या चीज़, P वेक्टर, BC वेक्टर बराबर Q वेक्टर, एंड CA वेक्टर बराबर क्या चीज़, R वेक्टर। फ्रॉम साइन फार्मूला A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम साइन फार्मूला मेरा बच्चा इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, मैं लिखूं AB बाई साइन BCA, साइन एंगल BCA है ना, क्या होगा। फिर दूसरा BC बाई साइन ऑफ एंगल BAC, और तीसरा साइड CA बाई साइन CA के सामने साइन 100, तो क्या हो गया साइन ABC। इसको क्या लिखोगे, AB की जगह P का मैग्नीट्यूड, AB का मैग्नीट्यूड P बाई साइन 180 माइनस अल्फ़ा, Q बाई साइन 180 माइनस बीटा, R बाई साइन 180 माइनस गामा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा रटाए बच्चों, तो क्या होगा, P बाई साइन अल्फ़ा बराबर Q बाई साइन बीटा बराबर R बाई साइन गामा। प्रूव्ड हो गया बच्चों। जस्ट अगर ये बराबर होगा तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर 0 होगा। तीन फोर्सेस था, P वेक्टर एंड Q वेक्टर एंड R वेक्टर। PQR रिप्रेजेंट्स 3 फोर्सेस, कोई जरूरी नहीं 3 फोर्सेस, 3 वेक्टर्स बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लामिस थ्योरम, अब इसका एप्लीकेशन 2-3 मैं बता दूं फटाफट, जो आगे के चैप्टरों में मिलेगा हम लोग को। तो लामिस थ्योरम के आधार पर बात करना। तो देख ले भाई, एक ग्रेविटेशन का मैं बताता हूँ, एक थोड़ा ग्रेविटेशन भी जानकारी में है। F बराबर G(m1m2/r²) ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी फॉर्मूला हम लोग चार्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाले डायमेंशन वाले चार्ट में मैं बताया था। इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, तो Q1 Q2/4πε0r², वो सारा रिजल्ट्स का। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन स्केलर है कौन वेक्टर है वो आप चार्ट बना के अपना याद करने का चीज़ है, या समझने का जो है सो मैं समझा चुका हूँ, और एक प्रैक्टिस के तहत सारा चीज़ याद होना चाहिए। तो चलो पहले इसको अभी इसके आधार पर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों, एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मे एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। 3 फोर्सेस है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इस तरह काम कर रहा है कि उसका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। तो तीनों मतलब कि सब के बीच का एंगल बताना है। एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग, तो इस तरह का है। इसका सॉल्यूशन मान लीजिए वही 3 वेक्टर है, P वेक्टर Q वेक्टर एंड R। हेयर P बराबर Q बराबर R कह रहा है, एंड P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर क्या चीज़, 0। फ्रॉम लामीज थ्योरम मेरा बच्चा, ये 3 वेक्टर 0 है, तीनों कोप्लेनर होगा। तो फ्रॉम लामीज थ्योरम P बाई साइन अल्फ़ा
बराबर क्यू बाई साइन बीटा बराबर आर बाई साइन गामा। अगर फिगर बनावे तो अल्फ़ा बीटा गामा बन जाएगा और तीनों का सम 360 होगा। दिस और दिस, इस तरह से तीनों एक तल में हैं, ये तीनों का सम एंगल। तो क्या होगा, देयर एज पी बराबर क्यू बराबर आर, एज पी बराबर क्यू बराबर आर, वेक्टर लिख देते तो मोड लिखना पड़ता, तो डायरेक्ट लिख दिए। इसलिए साइन अल्फ़ा बराबर साइन बीटा बराबर साइन गामा मेरा बच्चा। तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हाउ मच 360 डिग्री। तो बीटा की जगह भी अल्फ़ा, गामा के भी, तो 3 अल्फ़ा बराबर 360 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर 120 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 डिग्री मेरा बच्चा। 120 120 120 पर तीनों होगा तो रिजल्टेंट विल भी क्या चीज़, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाला, तो उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। तीनों का रिजल्टेंट 0। तो यहाँ कह ही रहा है 3 को बराबर मैग्नीट्यूड वाला क्या है, फोर्स है, और तीनों का रिजल्टेंट 0 है। तो अल्फ़ा बीटा गामा बताओ, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर हो गया, कितने के बराबर, 120 डिग्री के बराबर। अब चलिए थोड़ा दो सवाल में बताएं, 2-3 सवाल मैं ग्रेविटेशन, कोलिजन, इस तरह की बात करने चला हूँ, छोटा छोटा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिए बच्चे, तीनों के वर्टेक्स पर मैं बता रहा हूँ क्या है, m मास है। तीनों का साइड क्या ले लिए, ए। इसके सेंट्रॉइड पर कोई थर्ड फोर्थ मास, 3 मास तो है ही, m0 m0 रखे। इस m0 पर कई फोर्स काम करेगा बच्चा। एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, है ना, इसको F1 वेक्टर बोल दें। एक फोर्स इधर लगेगा F2 वेक्टर, और एक फोर्स इधर लगेगा F3 वेक्टर मान लेते हैं। यह अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। पता है आपको, एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी ड्यू टू इट्स मास, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फार्मूला पता है, F बराबर G, कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। मेरे लामीज थ्योरम बताने का मकसद है, यह ग्रेविटेशन का सवाल है, लेकिन 9th में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा इस तरह का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम लोग तो शुरुआत में कर ही चुके हैं, और ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो ये सब सवाल मिलेगा ही वहाँ। तो इस पर नेट फोर्स, यह F1 और F2 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तुमको पता होना चाहिए ये दूरी कितनी होगी, या 2:1 या 2:1 के रेशियो में बटे। अगर मान लो यह क्या है, कोई डिस्टेंस है r, तो यह 2r होगा मेरा बच्चा। तो क्या हो गया इस फिगर के मुताबिक, यहाँ से यहाँ तक यह O पॉइंट लिए हैं और इस पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो क्या होगा, यह 2r होगा और यह r होगा। तो कितना हो गया, 3r बराबर हाउ मच, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, √3a/2, r बराबर a/2 √3। और ये डिस्टेंस हमारा, जो डिस्टेंस यह a मान लो, यह b, यह c, OA बराबर OB बराबर OC इज हाउ मच, 2r। तो 2r के जगह क्या लिखोगे, a/√3। याद रखना भाई, a/√3 दिस मच। और ये जो हो गया है ना, एक बार इन सेंटर बताए थे आपको, तो इस तरह का सर्किल होगा, उसका रेडियस कितना होगा मेरा बच्चा, a/2√3। सरकम सेंटर बताए थे, सर्कल और उसका अंदर वाला ई रेडियस कितना होगा, तो a/√3। जो भी है, यहाँ OA बराबर OB बराबर OC निकल गया, बराबर डिस्टेंस है। इससे हमको यहाँ पर क्या मतलब है, इसको दिखा देते हैं। यहाँ F1 बराबर F2 बराबर F3 कितना होगा, G m0 m अब बाई दिस 2r का स्क्वायर a/√3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। अब ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये पूरा 60 था, यह 30 डिग्री होगा, यह भी 30 डिग्री होगा, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, 120 डिग्री, 180 तीनों, तो 120 120 120। इसके लिए अल्फ़ा बराबर 120 डिग्री,
बीटा बराबर, रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी लामीज़ थ्योरम के आधार पर। अब बीटा बराबर भी 120 डिग्री, गामा बराबर भी 120 डिग्री, ये तीनों क्या है हेयर F1 बराबर F2 बराबर F3, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 डिग्री। यह इस सवाल में अभी जस्ट मैं पहले बता रहा था कि 3 बराबर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स 120 पर काम करेगा तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। वहाँ दिया हुआ था 3 बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स है और उस तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो उसके बीच का एंगल बताओ तो 100। और यहाँ ये 2 कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दस फ्रॉम लामीज़ थ्योरम यहाँ पर क्या हो गया, इस दोनों कंडीशन से हेयर F1 बाई साइन अल्फ़ा बराबर F2 बाई साइन बीटा और F3 बाई साइन गामा, तो क्या हो गया, 10 फ्रॉम लामीज़ थ्योरम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर 0। बिना बनाए बोलना पड़ेगा कि इस पर नेट फोर्स m0 मास पर, चाहे कोई भी मास होगा उस पर नेट फोर्स अभी अगर तीनों वर्टेक्स पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर रखे हुए मास का वैल्यू बराबर है तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा। ये समझ में आना चाहिए लामीज़ थ्योरम के आधार पर, है ना। तो ये चीज़ देखें। अब इसी को इलेक्ट्रोस्टैट्स में ले जाते, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू जीरो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लेते या प्लस क्यू लेते। प्लस क्यू लेते तो रिपल्सन वाला होता, माइनस क्यू तो अट्रैक्शन वाला। तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तीनों के बीच का एंगल 120 120 120, तो रिजल्टेंट विल बी क्या चीज़ 0। तो ये वो इलेक्ट्रोस्टैट्स 12 का स्टार्टिंग जब होगा तब का सवाल होगा, या ग्रेविटेशन का सवाल होगा। तो इस तरह के सवालों को हम लोग लामीज़ थ्योरम पर बनाएंगे तो आसान होगा। ये 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम में होने का शर्त है कि दे फॉलो लामीज़ थ्योरम। तो लामीज़ थ्योरम के आधार पर 2 सवाल, ये 2 सवाल हो गया इसमें, एक ग्रेविटेशन का और एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम्ब्स लॉ वाला। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ फिर से, मान लीजिए फिर से एक सवाल इसी तरह ओरली एम मास और एम मास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए ही मान लिया जाए। ये इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, और इधर जा रहा है सेंट्रॉइड की तरफ v स्पीड से। सेम टाइम पर तीनों क्या हुआ, v स्पीड से चलना शुरू किया है और यहाँ आया, टकराया, कोलिजन हुआ। तो कोलिजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व, आगे का चीज़ सब है लेकिन पढ़ा हुआ है आपको भी पहले भी, है ना, 9th में भी आप मोमेंटम ये सब पढ़ के आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम क्या है ना, लामीज़ थ्योरम से इधर वाला P1 वेक्टर बराबर mv वाला बात होगा इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में P2 वेक्टर बराबर mv, P3 वेक्टर बराबर mv, ध्यान देना है सब बच्चा। तो P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3 वेक्टर, और सब के बीच का एंगल 120 120। अगर हम यहाँ तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना, ठीक है, तब भी क्या है, 120 120 120 का मामला बोला गया। तो क्या हो गया, हेयर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर बराबर क्या चीज़, तीनों मूविंग बॉडी है, तीनों का मोमेंटम है, तो तीनों का मोमेंटम का सम क्या हो गया, 0 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, इस सिस्टम में क्या होगा कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी का, तीनों का सम, मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन इस सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इज इट पॉसिबल मोमेंटम बिकम्स 0 बट काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉन 0? तो आंसर होगा यस। तो कहाँ कहाँ होगा सो देखना है। इस केस में मोमेंटम का सम क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो वो चीज़ जो भी है, या बिफोर कोलिजन का कंडीशन निकालें। बिफोर कोलिजन थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, लामीज़ थ्योरम के आधार पर यह 0 हुआ है। अब कहता है टक्कर के बाद क्या हो गया, ए रेस्ट में आ गया। अब बी रिट्रेसेस इट्स पाथ, बी अपने पाथ को रिट्रेस करता है बच्चा, तो जिस पाथ पर जा रहा तो उसी पाथ पर लौटेगा। तो सी किधर जाएगा,
तो सी उसके अपोजिट जाएगा, तब तो वेक्टर सम मोमेंटम का एक तो रेस्ट में आ गया, इसका मोमेंटम जीरो हो गया। इसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही तीसरे पार्टिकल का सी का मोमेंटम होगा, जो क्या होगा इसके अपोजिट होगा। तो यह क्या होगा, वह भी स्पीड से जिधर जा रहा है बी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सी बॉडी क्या होगा, उतने ही मास वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो लामीज थ्योरम के आधार पर और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी सेम के आधार पर आपको सोच कर जवाब दे देना है फटाफट। तो ये लामीज थ्योरम का एप्लीकेशन मैं छोटा बता रहा था थोड़ा थोड़ा। अब आगे की बात थोड़ी सी, फिर हमने आपको बोला था मैं वेक्टर के लास्ट में पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, तो अब अगले लेक्चर में एक लेक्चर और मैं वेक्टर का दूंगा। लेकिन इन सारे चीज़ों को अब क्या करें, बढ़िया से समझने का कोशिश करें। लामीज थ्योरम, लॉ ऑफ ट्रायंगल है ना, साइन फार्मूला को हम साबित किए हैं और उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला बात को हम लोग दिखा दिए हैं, है ना। तो वेक्टर को रिवाइज करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वेक्टर का, वह एक तरह से क्या है, हम बोल रहे हैं कि पोलर और एक्सियल वेक्टर को छोड़ दे तो हम लोग का जो वेक्टर का जितना सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर लिए, है ना। लेकिन वेक्टर हम लोग हर चैप्टर में यूज करेंगे एप्लीकेशन, तो कुछ कुछ है उसका नया नया फॉर्म सब, नया नया एप्लीकेशन सब हम लोग सीखते रहेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में मैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम की बात करूँगा वेक्टर से रिलेटेड, है ना। कैलकुलस ये सब को रिवाइज करेंगे, वेक्टर को फिर से अब रिवाइज करेंगे, तो काइनेमेटिक्स की बात मैं स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन अभी चलेगा वेक्टर, अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम की बात करूँगा, ठीक है। मैं आपको बोला पिछले दिन कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी। अगर एक पैरेललोग्राम का डायगोनल D1 वेक्टर या दो डायगोनल D1 वेक्टर और D2 वेक्टर है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला साबित करके एस्टेब्लिश करके अगले लेक्चर में मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको यूज करना है डायरेक्ट हाफ मोड ऑफ D1 क्रॉस D2, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मोड का हाफ जो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर अगले लेक्चर में लेकर आएंगे तो और देखा जाएगा। अभी घर पर आकर वेक्टर को बढ़िया से, और 11th के सारे बच्चे को मैं हिदायत दे रहा हूँ, समझना है आपको जो क्या चीज़ बेसिक मैथमेटिक्स को आपको एकदम क्या कर जाना है बढ़िया से। अभी भी हम लोग देखें तो साइन 180 माइनस थीटा, सेक थीटा का वैल्यू अभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ये सब जो बेसिक बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स की बात होगी। अभी तो कैलकुलस की उतनी चर्चा नहीं हुई है, अब आगे हम लोग कैलकुलस की चर्चा करेंगे। काइनेमेटिक्स ये सब में बार बार ग्राफ का चर्चा होगा। तो ये सब पिछला चीज़ मैथमेटिक्स वाला को, बेसिक मैथमेटिक्स वाले को रिवाइज करते रहो, उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगना है, तब फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट जगेगा बच्चों, ठीक है। तो पढ़ाई करेंगे आप, अपने पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई को आगे बढ़ाते चलना है। घर पे रहना ही है, सुरक्षित रहना है, और क्या है गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना है मेरा बच्चा, ठीक है। थोड़ा तो मन में हलचल होता ही है कि कोचिंग क्लास जाते, सर से पढ़ते, वहीं इंट्रैक्शन होता, आई टू आई हम लोग क्या करते, पढ़ाई करते सर के साथ। ये अभी समय नहीं ऐसा है, विपरीत समय कहा जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग घर पर रहकर पॉजिटिव सोच के साथ आगे पढ़ेंगे तो आपको एडवांटेज ही मिलेगा। तो अपने साथियों में भी शेयर करें पढ़ाई लिखाई, आपस में भी दूसरे साथियों से दे पढ़ाई लिखाई का आप शेयर करते रहे तो बहुत फ़ायदा करेगा मेरे बच्चों। तो आप पिछले लेक्चर सबको देखते रहे, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको चलना, एक लंबी रेस है ना, आपको का दौर करना है, लेकिन अभी धीरे धीरे ही चलना है। फिर आगे जैसा होगा उससे रफ्तार से, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपका रफ्तार बढ़ता जाएगा मेरा बच्चा। तो ये तो हो गया, आप पिछले चैप्टर सबको रिवाइज करते रहो और दूसरे सब्जेक्ट्स सबको भी पढ़े देखते रहें, है ना। 10th से नीचे वाली चीज़ को दोहराते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते चलें। तो ठीक है बच्चों, आप स्वस्थ रहो और खूब पढ़ो।